निमित जी, तपसील जाति आदिवासी प्रवर्तन सैनिक कृषि विकास केंद्र जो हमारी संस्था का नाम है, उसके नोएडा कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं इस संस्था के सचिव श्री सुमन कोले जी के साथ बाराबंकी में जहाँ पर आपका मधुमक्खी वाला कार्यक्रम कार्य होता है उसको देखने के लिए गया था। आपने जिस प्रकार बहुत ही विस्तार से मधुमक्खी पालन मधु उत्पादन के बारे में हम लोगों को बताया था, उससे मैं अभिभूत हूँ। और न केवल आपने ग्राउंड पर जाकर के हमें दिखाया कि मधुमक्खी पालन किस प्रकार किया जाता है, शहद का उत्पादन कैसे होता है, बल्कि बाराबंकी में जहाँ पर आपका संयंत्र है, पूरा प्लांट है जहाँ पर, वहाँ भी ले जाकर के आपने दिखाया कि किस प्रकार से आपने मशीनरी का उपयोग करके मधुमक्खी से यानी मधु का किस प्रकार से संग्रह करते हैं और संग्रह करने के बाद उसका किस प्रकार प्रोसेसिंग करके बोटलिंग करते हैं, इसको हम लोगों ने हमें आपने विस्तार से दिखाया था। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं उस दौरान एक दो रोचक घटनाएं घटी थी, उसके बारे में विस्तार से आज जानना चाहूंगा। आपने मुझे यह बताया था कि एक गांव ऐसा था जहां पर अधिकांश लोग एक तरह से कहा जाए कि गलत पेशे में लिप्त थे। वहां की महिलाएं भी शराब उराब का इस तरह का काम करती थी और वह वहां के प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि घर घर में इस प्रकार का काम हो रहा था, गलत धंधे में लोग लिप्त थे और वहां के समाज में पूरी तरह से कुरीतियां बुराइयां फैलती जा रही थी। समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। आपने प्रशासन के लोगों से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद वहां के लोगों के जीवन में एक तरह से सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। मैं उसके बारे में तफसील से जानना चाहता हूँ, विस्तार से जानना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया कि आप भी आए थे और हमारे यहाँ से टीम में से एक मेंबर आपके मेदिनीपुर और हुगली डिस्ट्रिक्ट में जाके आपके यहाँ का पूरा एक विजिट भी करके आया, जो कि मधुमक्खी पालन के लिए बहुत बढ़िया एरिया माना जाता है। अब हम उस गांव के बारे में आपको बताएं। वो गांव चैनपुरवा, जो कि बाराबंकी जिले से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर, तहसील रामनगर, ब्लॉक सूरतगंज, ग्राम पंचायत कजियापुर और गांव का नाम चैनपुरवा। ये गांव लगभग 75 एकड़ के झील से घिरा हुआ है। एक तरह से टापू पे ये गांव है। इस गांव में जाने के लिए लगभग रोड से 9 किलोमीटर दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जो कि मेन सूरतगंज महादेवा, जो कि बहुत बड़ा एक शंकर भगवान का हमारा पवित्र स्थल माना जाता है, शिवरात्रि और परिजात के रोड को जोड़ता है, वहां से केवल 300 मीटर है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक हमने वहां पे रोड नहीं बनवा पाया है। शासन प्रशासन से हमने सहयोग मांगा है, शासन प्रशासन भी उस पर सहयोग करने की हमें आश्वासन दिया है, जो कि आने वाले समय में करेगा। अब उस गांव में हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस समय के तत्कालीन एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, जिनकी दृष्टि उस गांव पे पड़ी, उन्होंने उस बाराबंकी जिले में मादक पदार्थ का एक बहुत बड़ा ही गढ़ है, जो कि वहां पे पोस्ता होता है, वहां पे मिंथा होता है, बहुत सारे अवैध भाग भी होता है। इस वजह से वहां बहुत ही इस तरह से गलत कार्य होता है। तो एक डाटा निकाला गया। उस डाटा में ये आया कि चैनपुरा वो गांव है जहां पे सबसे ज्यादा बरामदगी होती है, सबसे ज्यादा FIR होता है, सबसे ज्यादा वहां के लोग जेल जाते हैं, सबसे ज्यादा वहां पे कोर्ट केस होता है, जो कि गांव 150 परिवारों का है। मैं अरविंद चतुर्वेदी से जिसे मिलने गया था, तब तक मैं एक व्यवसायिक था, मधुमक्खी वाले के नाम से ही लोग मुझे जानते थे। मैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी से मिलने गया था किसी एक प्रकरण में, सिंपल, जो कि जिले में SP और DM से एक व्यवसायिक मिलने जाते हैं, उसी तरीके से। तो मुझे उन्होंने बताया, मेरे बारे में उन्होंने पढ़े, सुना, समझा और मेरे काम को उन्होंने देखा, जैसा आप स्वयं अपने सेक्रेटरी साहब के साथ आप आए थे सर। तो काफी वो पुलिस में तो है, मैं जितना स्वाभाविक रूप से जानता हूं, वो बहुत ही ज्यादा समाज सेवा में भी अवेलेबल रहते हैं। उन्होंने बताया कि ये गांव में कुछ करना है। मैं उनके साथ उस गांव में गया। उन्होंने पुलिस की चौपाल लगाई। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, लेकिन उन्होंने कम्युनिटी पुलिस वहां पे की, पुलिस को वहां की जनता से जोड़ा। उनका ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पुलिस की उंगलियां पकड़ के चलें, कि उनके अंदर से पुलिस का डर खत्म हो जाए। क्योंकि वहां पे जब पुलिस जाती थी
तो बच्चे तबली, बच्चे डमरू बजाते थे कि भागो पुलिस आ रही है, जो कि एक ऐसा जहां पे गलत कार्य होता है वहां पे इस तरह से मैसेज पास किया जाता है गांव में अंतिम तक मैसेज पहुंच जाए। तो जब पहली चौपाल लगी उस समय मैं भी गया था, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी भी गए थे, उनकी वाइफ भी गई थी और सारे पुलिस सीओ और जो भी वहां के इंस्पेक्टर थे सब लोग गए थे। एक चौपाल लगाई गई, उस चौपाल में गांव के लोगों को बुलाया गया, वहां पे अधिकारियों को बोलने का मौका नहीं दिया गया, वहां पे उनसे बोलने का ज्यादा मौका दिलाया गया। तो जब चौपाल चलती रही, आखिरी में एक बुजुर्ग महिला गांव की वासी थी, उन्होंने कहा साहब आप बता तो वो बढ़िया रहे हो, हम इसको मानते भी हैं, लेकिन आपके यहां से जाने के बाद आप इधर जाओगे और हम गुड़ चढ़ाएंगे। गुड़ इसलिए चढ़ाएंगे क्योंकि गुड़ से अवैध दारू बनती है। हम गुड़ चढ़ाएंगे तब जाके महाजन का हम 100 रुपया वापस करेंगे और अपने बेटे या बच्चे के लिए हम जाके राशन लाएंगे और खाना बनाएंगे। ये उस महिला का स्टेटमेंट था। अरविंद चतुर्वेदी साहब ने 1500-2000 रुपये निकाला, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा माता जी आप स्वयं एक हफ्ता कुछ नहीं करेंगी और ये 100 या 200 रुपये जो आपने महाजन सुधार लिए वो दे दीजिएगा। आप स्वयं एक हफ्ता दारू नहीं बनाएंगे, हम एक हफ्ते के अंदर आपके पास आएंगे, आप वादा करिए, आप वचन दीजिए कि आप दारू नहीं बनाएंगे। उन्होंने वादा किया कि हम नहीं बनाएंगे। वहां से आने के बाद रास्ते में 60-70 किलोमीटर का जो सफर है, एक अधिकारी से डिस्कशन हुआ क्या करना है, कैसे करना है। तो हम लोगों ने एक योजना बनाई कि हम वहां शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म 3 तरीके से काम करेंगे। शॉर्ट टर्म मतलब कि तुरंत कैसे पैसा कमाए, मिड टर्म मतलब कि ये खत्म होगा तब क्या करेंगे, और लॉन्ग टर्म मतलब आने वाले 1 साल के बाद क्या करेंगे। तो हमारा पहला जो चुनौती था शॉर्ट टर्म, ये आज 100 रुपये कमा रहे हैं तो इनको आज 100 रुपये कैसे कमा दें। कोरोना का काल चल रहा था, कोई भी व्यवसाय उस समय बहुत ही अच्छे स्तर पे नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम मधुमक्खी पालन से जो मोम निकलता है उस मोम को इनको दिया जाए और उससे मोमबत्ती बनवाई जाए और दीपक बनवाया जाए। हम दूसरे दिन हमने ऐसा डिस्कशन हुआ, मैं दूसरे दिन स्वयं, मुझे बाइक चलाना शौक ज्यादा है, मैं दूसरे दिन बाइक से स्वयं उस गांव में गया 60 किलोमीटर। जब मैं वहां पहुंचा तो लोग मुझे देख के भागने लगे, कोई अधिकारी आ गया, क्या आ गया। उस गांव में रोड भी नहीं था जाने के लिए तब। तो मैं वहां पे जा करके वहां की महिलाओं से, वहां की बच्चियों से मिला, 2-2.5 घंटे रुका। वहां की लड़कियों की आंखों में आंसू, महिलाओं की आंखों में आंसू। उनसे वहां से निकलने के बाद मुझे ये ऐसा फील हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं वो केवल अपने लिए कर रहे हैं, हम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम शहद पाल रहे हैं, हम शहद बेच रहे हैं, हम मधुमक्खी पाल रहे हैं, मधुमक्खी बेच रहे हैं, ठीक है, हम खुश हैं, हमारा परिवार खुश है और हम 5 लोग को नौकरी दिए हैं, उनका परिवार चल रहा है, हम इतने तक सीमित हैं। लेकिन मैं इस चीज को अपने व्यवसाय से जोड़ दिया। कैसे जोड़ा कि एक मधुमक्खी अपने 45 दिन के जीवन चक्र में लगभग पृथ्वी का 3 चक्कर लगा के 1 चम्मच के 1/3 हिस्सा शहद देती है और उस शहद को हम निकाल लेते हैं। तो कितना बुरा लगता होगा मधुमक्खी को। तो हम यही सोचे कि अगर अपने हम व्यवसाय से समय, हम पैसा नहीं दे सकते हैं, अगर हम उस स्तर पर नहीं कि हम पैसा दे पाए तो कम से कम समय निकाल के तो हम समाज को दे ही सकते हैं। तो उसी दिन से मेरी धारणा बदल गई कि नहीं, हमें समाज को भी अपना समय देना है, समाज में भी अपना दायित्व देना है, अपना योगदान देना है कि लोग हमसे जुड़े और पैसा भी कमाएं और अपने घर को भी चलाएं। मैं वहां पे मोम दिया, अपनी टीम को लगाया, मेरी पूरी टीम वहां पे बड़े जोश के साथ कि ये एक नेक काम है, ये एक अच्छा कार्य है, बिना किसी पैसे भाव से हमारी टीम भी वहां काम करती थी। 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक रुकना, गांव में काम करना। गांव के लोग को भी लगा कि अब बदलाव होने वाला है। सबसे पहले हमने गांव में से 7-8 महिलाओं को चिन्हित किया, उनको दीपक बनाना सिखाया। फिर उसके बाद हमने उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, फिर 10 ग्रुप बना दिया हमने एक सिंपल कागज पे। हम वहां दीपक देने लगे, लोग वहीं पे आके दीपक खरीदने लगे। ये सब मुझे पता था कि लोग एक बार खरीदने आ रहे हैं, बार बार खरीदने नहीं आएंगे, सहयोग के रूप में खरीदने आ रहे हैं। एक व्यावसायिक होने के नाते मुझे ये चीज पता थी। हमने कहा कि आज तो बिक जा रहा है, कल कैसे बिकेगा, कल को हमारा क्या प्लान रहेगा इस प्रोडक्ट को बेचने का। तो हम उसी समय से कल के बारे में सोचने लगे थे। वो उसमें व्यस्त थे कि उनको काम मिल गया, वो दारू बनाना नहीं बनाएंगे। पहले साल दिवाली में हम लोगों ने लगभग 6 से 7 लाख दीपक बनवाए। दीपक में कुछ नहीं करना था, उस दीपक मिट्टी का दिया, उसको घिसना था। बच्चे गांव के अंताक्षरी खेलते हुए रात में घिस देते थे, महिलाएं उसको एनिमल पेंट से रंग देती थी,
उसके बाद उसमें एक रुई की बाती गोल वाली सीधे खड़ी कर दी जाती थी और उसमें मोम पिघला के भर दिया जाता था। 10 मिनट में दीपक तैयार हो जाता था। हम उनको एक दीपक बनाने का 1.5 रुपया देते थे। 1 रुपया महिलाओं को और 50 पैसा उनके बच्चों को। बच्चों को पैसा नहीं दिया जाता था, बच्चों का पैसा माँ बाप को ही दिया जाता था। बच्चों को एक जैसे आर्ट वर्क या SOPW होता है स्कूल में, उस तरीके से बच्चों को एंगेज किया जाता है कि बच्चों का भी दिमाग बटे और बच्चों को भी लगे कि हम कार्य कर रहे हैं। तो जब वहां पे कार्य होने लगा, महिलाएं ये सब कार्य छोड़ने लगी, ऐसा हमारे जो मेंटर है समाज सेवा में डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, जिन्होंने मुझे समाज सेवा में ले आए, उनका ये कहना है कि जब किसी भी जगह को बदली जाती है तो किसी भी व्यक्ति को बहुत दिक्कत होता है। लेकिन हम कुर्सी बदल दें, अलमारी बदल दें, किताब बदल दें, बार बार हाथ वहीं पे जाता है। तो जो 35 साल से अवैध रूप से दारू बना रहा हो, तो हम ये उम्मीद कर ले कि 1 हफ्ते में वो बदल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया, उन लोग का पूरा साथ, पूरा समर्थन मिला, उन लोगों ने दारू नहीं बनाया। 3 साल हो गया है आज तक। लेकिन मुश्किलें आई, कठिनाइयां आई, दिवाली खत्म हुआ, दिवाली के बाद अगली दिवाली आई, उसके बीच में गैप हुआ। उसके बाद जाहिर सी बात है, एक सरकारी सिस्टम होता है कि कोई भी अधिकारी आता है तो उसका ट्रांसफर होता है। उसके बाद उसका दूसरा अधिकारी आए तो उसका सोच, उसका विचार पिछले वाले अधिकारी के हिसाब से मैच न करता हो, तो एक सामाजिक दायित्व रखते हुए हम लोगों ने वहां पे फाउंडेशन बना दिया, जिसका नाम हमने दिया चैनपुरवा कायाकल्प फाउंडेशन। उस फाउंडेशन में हमने लखनऊ के लोगों को जोड़ा, गांव के लोगों को जोड़ा, ताकि लोग जुड़े। क्योंकि एक जो अधिकारी थे उन्होंने मुहिम जगा दी, उनका काम हो चुका है, लेकिन फिर भी वो एज अ मेंटर हम लोग को सपोर्ट हमेशा करते हैं, आज भी करते हैं। क्योंकि सरकारी पद पे है तो हमारे साथ एक मेंटर के तौर पे जुड़े रहते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने टीम बनाई, वहां के अध्यापक को लिया, गांव के लोगों को लिया, CA को रखा, उसमें एडवोकेट को भी रखा कि किसी प्रकार की समस्या आने पे हम उपलब्ध रहे। फिर हम लोगों ने गांव में एक एक घर, एक एक परिवार का काउंसलिंग किया कि किसी घर में अगर लड़का है ड्राइवरिंग कर सकता तो उसको ड्राइवर में भेजा जाए, किसी घर में कोई बच्ची नर्सिंग का काम करती तो नर्सिंग में भेज दिया जाए, किसी घर में टेलर काम है तो टेलर करा दीजिए। जो जिस तरह से उस तरह से उसको कार्य कराया जाए। क्योंकि अगर हम एक आदमी से, पूरे गांव से हमेशा एक ही काम कराते रहेंगे तो हमेशा बाजार उपलब्ध नहीं रहेगा। तो दीपक से फिर हम, दीपक के बाद मोमबत्ती पे शिफ्ट हुए, मोमबत्ती के बाद हम लोग शहर पे शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद वहां रोड विकास बनने लगा, अधिकारी आने लगे, फिर वहां पे WHO ने भी कवर किया उस गांव को स्कॉच अवार्ड भी मिला। उन गांव के लोगों के अंदर प्रेरणा आ गया। दूसरे गांव जो कि थारू जनजाति, बहराइच में अन्य गांव, वहां पे आके उनका मॉडल देखने लगा। वो IRS ऑफिसर, वो IAS ऑफिसर, वो PCS ऑफिसर उस गांव को स्टडी करने आने लगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी करने आने लगा, वहां पे IIM स्टडी करने लगा कि यहाँ पे ऐसा क्या कर दिया लोगों ने कि यहाँ पे दारू बंद हो गया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब गांव के लोगों का सहयोग था। हम तो एक केवल उसमें सिपाही हैं। हम जी, आप आज के युवा उद्यमियों के लिए आदर्श हैं। किस प्रकार से आदमी जब कोई उद्यम खड़ा करता है, कोई उपक्रम लगाता है, तो वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए सोचता है। आपने अपने स्वहित के साथ साथ परहित के बारे में भी ध्यान रखा, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आपका जिक्र किया, आपके उस मॉडल का जिक्र किया कि विकास का वो मॉडल जो आपने वहां के लोगों को दिया कि लोग गलत पेशे से अलग हट करके आपके माध्यम से, आपके मधुमक्खी वाला ब्रांड के माध्यम से, एक तरह से कहा जाए कि मधुमक्खी पालन के क्षेत्र से जुड़े और अपने को एक सकारात्मक दिशा में लेकर के आगे बढ़े। मुझे एक चीज और जाननी है निमित जी आपसे कि ये आपने सही कहा कि मधुमक्खी पालन का व्यवसाय इस प्रकार का व्यवसाय है कि बहुत ही कम पैसे में इस काम को किया जा सकता है। यानी कि आप ये कहें कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है या इनपुट कॉस्ट है बहुत ही कम है। दूसरी बात जो आपने इसमें कही कि, और जिसके बारे में आपने पहले भी हमें इसके बारे में बताया था, प्रशिक्षण इसके लिए बिल्कुल ही मुफ्त रूप से उपलब्ध है। सरकार बल्कि इसके लिए प्रशिक्षण देने के लिए भी कार्यक्रम चलाती है। आपकी संस्था, हमारी संस्था, कई सारी संस्थाएं इस काम को कर रही हैं, और हम तो आपके लिए आपके आभारी भी हैं कि आपने जिन 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को हमने आपके यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजा था, उन लोगों को आपने प्रशिक्षित करके हमारे यहाँ वापस भेजा है। वो वहाँ पर काम करने के लिए उत्सुक है। आगे लोगों को भी तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही हम लोग इसको रोल आउट कर पाएंगे। हमारी पूरी कोशिश भी इसके लिए है। आप एक चीज़ और बताइए मुझे कि एक सामान्य गांव से निकल करके और प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम तक आपका जो उल्लेख हुआ, उससे कितनी प्रेरणा आपको मिलती है? ये प्रश्न हर जगह पूछा जाता है सर, और इस प्रश्न का मेरे पास एक ही उत्तर होता है
कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी एक युवा उद्यमी का नाम ले ले, तो जब तक नाम नहीं लेता है तब तक कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, क्योंकि तब तक हम एक आम नागरिक के तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री किसी युवा का नाम ले ले और नाम भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ले ले, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और फिर उस जिम्मेदारियों को निभाना ताह जिंदगी, ना कि 2 महीने, ताह जिंदगी एक हमेशा अपने आप को सामाजिक रूप से लोगों को सही चीज बताना, सही राय देना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। पास होना तो आसान है, पास हो जाने के बाद हमेशा पास होना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में मेरा नाम लिया, मुझे नहीं पता कैसे आया नाम, क्या गया नाम। ये एक अपनी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक कार्यशैली है जो कि कहीं से भी लोग उठाते हैं और एक ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। मैं अगर कितना भी पैसा खर्च कर लेता और चाहे कितना भी पैसा कमा लेता, लेकिन मैं चाहता तो प्रधानमंत्री कभी मेरा नाम नहीं लेते, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बहुत ही बड़ा पद है अपने भारत देश के लिए। लेकिन उन्होंने केवल युवा उद्यमी को प्रोत्साहन करने के लिए मन की बात कार्यक्रम में उनके नाम लेने से मेरा ब्रांड अपने आप ही ऊपर आ गया, जो कि शायद मैं ताह जिंदगी मेहनत करता तो ब्रांड का नाम नहीं होता। तो उनके नाम लेने के बाद जो बिजनेस की ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अब उसको हम पैसे के रूप में कन्वर्ट करेंगे कि वेल्थ के रूप में कन्वर्ट करेंगे। मैंने मनी ना चुनते, मैंने वेल्थ चुना। अगर हम वेल्थ चुनेंगे, हम रिलेशन बनाएंगे, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। मेरा एक और वो रहता है कि जब हमसे जुड़ने वाला व्यक्ति पैसा कमाएगा तो हम अपने आप पैसा कमाने लगेंगे, और हम किसी को सैलरी ना दें कि हम आपको 10,000 दे देंगे, हम आपको 50,000 दे देंगे, हम आपको 1 लाख देंगे। अगर सामने वाले की क्षमता 1 लाख कमाने की है, प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, आप आइए और कमाइए। आपके अंदर अगर ये क्षमता नहीं है तो मतलब आप डरते हैं, आप हमसे मत जुड़िए। आपके अंदर क्षमता है, आप आइए, जुड़िए। हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज के डेट में अगर उसको बोला जाए तो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, हर एक शब्दों में अलग अलग नाम, स्टार्टअप बोल देते हैं। क्षमता है, आप जुड़िए, कमाइए। पैसा ही तो अर्न करना, पैसा तो आसमान में उड़ रहा है, आपको पकड़ने की ताकत आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस आकाश का कोई सीमा नहीं है उड़ने का, तो हमें उड़ने आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी के नाम लेने के बाद मुझे ये प्रेरणा मिली अंदर से कि हम इस नाम को वेल्थ के रूप में भुनाएंगे, ना कि मनी के रूप में भुनाएंगे। हम चाहते तो मनी के रूप में अपने ब्रांड को बेच सकते थे, अपने ब्रांड को और अलग कुछ कर, लेकिन हमने उसको सामाजिक रूप में ही फिर दे दिया कि हम समाज के लिए ही कार्य करेंगे। और जाहिर सी बात है, हम एक युवा हैं, हमको अपना घर चलाने के कुछ पैसे चाहिए। तो जो हमारा पुराना बिजनेस चल रहा था, जो कि मैं 10 साल से कर रहा था, तो मैं उससे पैसा कमाऊंगा, ना कि मधुमक्खी पालन से पैसा कमाऊंगा। मैं शहद बेचूंगा, उससे पैसा कमाऊंगा। लेकिन अगर मैं मधुमक्खी पालन सिखाने के लिए पैसा देने लगूं, तो फिर ये प्रधानमंत्री मेरा नाम लिए तब वो गलत हो जाएगा। तो मैं कभी भी प्रशिक्षण निःशुल्क देता हूं आज भी, लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती कि निःशुल्क पे उसका महत्व नहीं रखा जाता है। तो मैं एक नॉमिनल फीस 50 रुपए, 100 रुपए रखता हूं, ताकि व्यक्ति उसका महत्व दे। अगर वो 2 घंटा बैठा है, 50 रुपए देगा, तो उसको सुनेगा, उसको एक निःशुल्क ही माना जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं उनसे 2,000 रुपए लूंगा ना, कभी 2,000 रुपए नहीं चाहिए। अब मेरे यहाँ पे वो आए, वो रहें, वो रुक के खाना भी खाएं, लेकिन वो 50 रुपए जरूर जमा करें ताकि उस महत्व को समझे, 100 रुपए जरूर जमा करें ताकि उस महत्व को समझे। निमित जी, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपसे ये दूसरी बार मेरी मुलाकात हो रही है। वैसे टेलीफोन से हम लगातार संपर्क में रहते हैं। मैं अपनी संस्था TJPSK की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में, जहां पर हमारी संस्था का प्रभाव सबसे अधिक है, जहां पर बहुतायत संख्या में हमसे लोग जुड़े हुए हैं, उसमें गरीब लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा है। और हमारी संस्था ग्रामीण विकास की एक संस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में लगातार हम लोग निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे लोग, किसानों की आमदनी में वृद्धि हो। और आपका जो मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट इसमें बहुत ही कम होता है, बल्कि कहें कि ना के बराबर है, और प्रशिक्षण जो कि आपके यहाँ एक तरह से कहा जाए कि ना के बराबर शुल्क पर उपलब्ध है, मुफ्त में उपलब्ध है। तो आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में हम मधुमक्खी पालन के कार्य को अपनी संस्था के माध्यम से पश्चिम बंगाल के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आपके साथ जुड़ करके जो सपना आपका है, और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में आपका उल्लेख करके जो दायित्व आपके ऊपर सौंपा है,
और आपने सही कहा, ये दायित्व तो बहुत बड़ा है। 1 महीने 2 महीने तक उस दायित्व पर ठहरना आसान है, लेकिन दूर तक इस दायित्व को निभाना, देर तक इस दायित्व को निभाना बहुत ही कठिन है। आपने जो प्रण लिया है कि आने वाले समय में भी आप इस दायित्व का निर्वहन करते रहेंगे, हमारी संस्था भी आपके साथ मिलकर के माननीय कोले जी के नेतृत्व में आपके सहयोग करेगी और आपके सपने को साकार करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, बहुत हमारी धन्यवाद। संस्था के इस कार्यालय में आए, आपके साथ चर्चा करके बहुत ही आनंद हुआ। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम। मैं मधुमक्खी वाले की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हम हमेशा आपके सहयोग में हैं सर, और हमारी टीम हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेगी। बंगाल हो या वो देश का कोई कोना हो, हम हर जगह आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक ही उद्देश्य है कि हर घर में उद्यमी बनाना है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।